अभी वो आपके पास रहेंगे। प्लीज कमेटी एवरीवन। Respected President, Comrade Animesh, our beloved leader, Comrade V.A. Nambudri, Vice President of CITU, Comrade AKP, and family members of Comrade Moni Bose, Comrade Susmita, Comrade Gautam, and Comrade Dipankar. All the circle secretaries and central office bearers of BSNLU, they participated in Central Executive Committee meeting yesterday, and they are also part of this birth centenary celebration of our beloved leader, Comrade Moni Bose. And I become little bit emotional because many stalwarts who dedicated their entire life for the trade union movement, for making BSNLU a strong trade union that it is today, both from West Bengal and Kolkata. All those senior comrades, stalwarts have come, and together with that, the comrades who are shouldering the responsibility of keeping BSNL Employees Union as a mighty organization. So all these comrades have come today. We are all here today to celebrate the birth centenary of our beloved leader, Comrade Moni Bose. On behalf of the central headquarters of BSNLU, I convey revolutionary greetings to all of you, and also I pay respectful homage to Comrade Moni Bose. I have had a very brief association with Comrade Moni Bose, maybe of 20 years. 20 years is not a very big period. From 1990 up to the end of his life in 2010. In fact, I had very close association with him, and also very close association with our beloved leader, Comrade V.A. Nambudri, who is present here today to be part and parcel of this centenary celebration of Comrade Moni Bose. What is the significance of the contribution of Comrade Moni Bose? जब मैं पीएनटी डिपार्टमेंट में एंटर किया 1975 में, उस वक्त ट्रेड यूनियन मूवमेंट में एक ही नाम मैं सुन रहा था, ओपी गुप्ता जी। ओपी गुप्ता जी का विचारधारा किया बहुत बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में बताना चाहते हैं तो उनका विचारधारा यह है,
ये ट्रेड यूनियन सरकार का पॉलिसी के खिलाफ लड़ नहीं सकता। फिर से मैं कहता हूं, ये ट्रेड यूनियन कैनॉट अपोज और फाइट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपको 1 रुपया 2 रुपया चाहते तो बता दो, मैं दिलवा दूंगा। इफ यू वांट 1 rupee or 2 rupee more, you tell that trade union can afford to make available to you, but trade union cannot oppose the policy of the government. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि पीएनटी ट्रेड यूनियन मूवमेंट में और एक विचारधारा है। उस विचारधारा कॉमरेड केजी बोस का विचारधारा, जो भी सरकार का पॉलिसी मजदूर वर्ग के खिलाफ रहेगा तो निश्चित रूप में उस विचारधारा, उस पॉलिसी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो आप सभी लोग जानते, जब मैं सर्विस में एंटर किया, कॉमरेड केजी बोस का डेथ हो गया, लेकिन कॉमरेड मोनी बोस, कॉमरेड केजी बोस का पॉलिसी को आगे लेके चलते थे। मुझे अभी भी याद है 1981 में E3 यूनियन का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस यही कलकत्ता में हुआ, सेंट थॉमस स्कूल। 1981 उस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ। डिबेट क्या था? 1981 में इस कॉन्फ्रेंस हुआ। 1982 जनवरी 19 तारीख इस देश का मजदूर वर्ग सरकार का, इंदिरा गांधी सरकार का आर्थिक नीति के खिलाफ लड़ने वाले थे। 1982 जनवरी 19। उससे पहले E3 यूनियन का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ यही कोलकाता में। उस कॉन्फ्रेंस में डिबेट यह था, E3 यूनियन टेलीकॉम एम्प्लॉइज जो 1982 जनरल स्ट्राइक, 1982 जनवरी 19 तारीख स्ट्राइक होने जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उस वक्त AITUC का जनरल सेक्रेटरी थे कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता, वो आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, जोर लगा के आर्ग्यू किए, आप लोग 1982 जनवरी 19 को होने जा रहा जनरल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन इंद्रजीत गुप्ता बोलने के बावजूद भी OP गुप्ता मना कर दिया। उस कॉन्फ्रेंस का फैसला क्या मालूम है? 1982 जनवरी 19 तारीख देश का मजदूर वर्ग आम हड़ताल करेंगे, लेकिन टेलीकॉम वर्कर्स उसका सपोर्ट में प्रदर्शन करेंगे। यह OP गुप्ता का फैसला था। लेकिन 1981 लेकर के टेलीकॉम ट्रेड यूनियन मूवमेंट में यह लड़ाई चल के आया। आप जानते 1991 में भोपाल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, कॉमरेड OP गुप्ता का डिफीट हो गया। कॉमरेड OP गुप्ता को डिफीट करके कॉमरेड मोनी बोस जनरल सेक्रेटरी बने। मुझे अभी भी याद है, वो इलेक्शन होने का पहला दिन रात को डिस्कशन हुआ।
कॉमरेड नंबूदरी, आप सुनिए, आपके लिए भी मैं बोल रहा हूं। फैसला हो गया, क्योंकि जो डेलीगेट्स आए थे 1991 अक्टूबर 24 लेकर 27 तक भोपाल में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, जो इलेक्शन का लास्ट डे का पहला दिन रात को मीटिंग हुआ। बड़े बड़े लीडर्स बैठ करके डिस्कस किए। मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे भी चांस मिला उस डिस्कशन में मौजूद रहने का। यह फैसला हो गया, ओपी गुप्ता के खिलाफ हम कंटेस्ट करेंगे, लेकिन जनरल सेक्रेटरी कौन बनेगा? कॉमरेड वीएन नंबूदरी ने कहे नहीं, पहले कॉमरेड मोनी बोस कहे हमारा जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट कॉमरेड नंबूदरी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद कॉमरेड नंबूदरी ने कहे नहीं, हमारा लीडर कॉमरेड मोनी बोस जनरल सेक्रेटरी पद के लिए ओपी गुप्ता के खिलाफ कॉमरेड मोनी बोस कंटेस्ट करना चाहिए। जो अगला दिन कंटेस्ट हुआ, लगभग 2 बजे 3 बजे कंटेस्ट शुरू हुआ, वोटिंग। अगला दिन सुबह 3 बजे तक काउंटिंग सब चला। 3 बजे काउंटिंग समाप्त हो गया। उससे पहले ही पता चल गया, शायद रात 8 बजे तक ओपी गुप्ता जी स्टेज पर आए, क्योंकि उनको पता चला कि हार रहे। स्टेज पे आए, कॉमरेड्स सोवियत यूनियन से डेलीगेट्स आए हुए, उनको सेंड ऑफ करना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूं बोल के वो चले गए। उसके बाद भी कंटेस्ट कंटिन्यू किए। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। कॉमरेड मोनी बोस जनरल सेक्रेटरी बने। अभी भी मुझे याद है, एक व्हाइट एंड व्हाइट पैजामा कुर्ता पहनते थे। जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद, शायद कॉमरेड मोनी बोस किससे भी कंसल्ट नहीं किए। कॉमरेड नंबूदरी से कंसल्ट किए या नहीं मुझे मालूम नहीं, हिम्मत करके अनाउंस किए। ये कॉन्फ्रेंस हुआ 1991 अक्टूबर 24 लेकर 27 तक। उसका अगला महीना 1991 नवंबर में इस देश का मजदूर वर्ग 26 नवंबर जो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव लेके आए नया उदारवादी आर्थिक नीति, उसके खिलाफ 22 हड़ताल हो चुका है। मेरा हिसाब सही रहेगा, 22 हड़ताल हो चुका है। अब जो होने जा रहा है, मई 20 को होने वाला था, शायद उसका डेट बदल जाएगा। ये तो 23 नंबर हड़ताल, 23 बार देश का मजदूर वर्ग लड़ रहे, लेकिन पहली बार 1991 नवंबर 26 को होने जा रहा। बड़ी हिम्मत से कॉमरेड मोनी बोस अनाउंस किए। उस जनरल स्ट्राइक में E3 यूनियन पार्टिसिपेट करेगा। केवल 15 या 20 लोग थे उधर, उसमें मैं भी खड़ा था। 15 या 20 लोग आधी रात में कॉमरेड मोनी बोस ऐलान किए, जो होने जा रहा जनरल स्ट्राइक में E3 यूनियन पार्टिसिपेट करेगा। एक नया रास्ता कॉमरेड मोनी बोस निकाले उस दिन। आज उसके बाद उसको लेकर के जो 22 जनरल स्ट्राइक हो चुका है, सारे
22 जनरल स्ट्राइक में हम पार्टिसिपेट किए इस देश का मजदूर वर्ग के साथ मिलके। लेकिन इसका शुरुआत कॉमरेड मोनी बोस ने किया। जो चर्चा चल रहा था तो सरकार का पॉलिसी हम विरोध नहीं कर सकते एक तरफ, दूसरी तरफ कॉमरेड केजी बोस का आवाज, अगर सरकार का किसी भी पॉलिसी मजदूर वर्ग के खिलाफ रहेगा तो उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जो कॉमरेड केजी बोस उनका विचारधारा है, प्रैक्टिस में लेके आया टेलीकॉम ट्रेड यूनियन मूवमेंट में कॉमरेड मोनी बोस। ये कॉमरेड मोनी बोस का महत्वता है। ज्यादा समय ले नहीं सकते और कॉमरेड नंबूदरी है या कॉमरेड मोनी बोस का परिवार के लोग हैं, भोपाल के बाद कॉमरेड मोनी बोस जनरल सेक्रेटरी बन गए, लेकिन ड्यूटी रिकॉग्निशन दिया नहीं, मान्यता दिया नहीं। ड्यूटी ये बोला मोनी बोस को हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। क्यों? वो तो डिसमिस्ड एम्प्लॉई, सर्विस से 1945 में डिसमिस हो गई है। 49 सॉरी। He is not retired honorably from service. DOT का कहना है। रिकॉग्निशन दिया नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कॉमरेड मोनी बोस जितना हो सकता उस वक्त में टूर जाना, मीटिंग करना, वो भी बहुत मुश्किल है। अगर कॉमरेड मोनी बोस, कॉमरेड नंबूदरी किसी टेलीफोन एक्सचेंज को जाएगा मध्य प्रदेश में या किसी सर्कल में, कॉमरेड टेलीफोन एक्सचेंज गेट के अंदर भी अलाउ नहीं करेंगे। कौन? सिक्योरिटी नहीं, ओपी गुप्ता के लोग। मैं कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। गुंडागर्दी की है, टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर आप घुस नहीं सकते। एक बार शायद मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद 1996 में, 1997 में एक बार मध्य प्रदेश में कॉमरेड SR नायक मुझे लेकर के हम टूर कर रहे थे। एक टेलीफोन एक्सचेंज में, शायद उज्जैन, रतलाम। अरे वहां का जो सिक्योरिटी इतना बड़ा डंडा लेकर के आया मुझे मारने के लिए, गेट के अंदर भी अलाउ नहीं किया। वैसा परिस्थिति में कॉमरेड मोनी बोस, कॉमरेड नंबूदरी दोनों पूरा देश में दौरा किए, कर्मचारियों से मिले। जो कॉमरेड केजी बोस का विचारधारा, जो भी पॉलिसी मजदूर वर्ग के खिलाफ रहेगा तो उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए पूरा देश में दौरा किए। उसका परिणाम यह है, आज BSNL एम्प्लॉइज यूनियन, BSNL में सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक बार छोड़ करके और जितने बार मेंबरशिप वेरिफिकेशन हुआ, सारे मेंबरशिप वेरिफिकेशन में नंबर 1 पोजीशन में BSNL एम्प्लॉइज यूनियन जीत के आया। तमिलनाडु सर्कल कॉन्फ्रेंस हुआ फरवरी 18 तारीख चेन्नई में। मजाक की बात है,
एनएफटी का जनरल सेक्रेटरी आया, सेवा बीएसएनएल का एक ऑल इंडिया लीडर आए। पहले सेवा बीएसएनएल का ऑल इंडिया लीडर ने कहा आज इस बीएसएनएल 100% सरकारी कंपनी है, इसका कारण बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन। सेवा का लीडर कहा, मैंने सोचा एनएफटी मतलब तमिलनाडु में आज भी ओपी गुप्ता ग्रुप एनएफटी काफी मजबूत है। एनएफटी का सर्कल सेक्रेटरी आया, उन्होंने भी कहा आज बीएसएनएल 100% सरकारी कंपनी है, इसका कारण बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन। एनएफटी का सर्कल सेक्रेटरी भी कहा। तो किसी भी ट्रेड यूनियन फंक्शनरी को आप पूछो, वो बोलेंगे ठीक है बीएसएनएल का हालात ठीक नहीं, खराब, सर्विस ठीक नहीं, खराब, लेकिन फिर भी इस कंपनी को 100% सरकारी कंपनी के रूप में खड़ा किया। इसका कारण इसके पीछे बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन है, इसके पीछे कॉमरेड मोनी बोस, कॉमरेड केजी बोस का विचारधारा है। बोलने के लिए बहुत चीज है कॉमरेड मोनी बोस के बारे में। हर लीडर, कॉमरेड संपत राव, जब हम इस मीटिंग के लिए आए थे, कॉमरेड संपत राव बोले थे कॉमरेड मोनी बोस को मेरे बच्चों के ऊपर बहुत प्यार है। उन्होंने कहा, मैं बोला नहीं, मैं दिल में सोच के आया था, मेरे ऊपर भी कॉमरेड मणि बोस को बहुत प्यार था। मतलब सबको प्यार किए कॉमरेड मणि बोस, एंडलेस लव, ग्रेट लव। मैं पौंडीचेरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम करता था, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नहीं था। तमिलनाडु में एक सर्कल ऑफिस बेरर था। पौंडीचेरी मतलब एक यूनियन टेरिटरी। कांग्रेस पार्टी का सरकार चल रहा था। कांग्रेस पार्टी सोचा मैं उस सरकार को बहुत हेडेक दे रहा था। केवल पीएनटी ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं, जो वहां स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, सबके बीच में हम काम करते थे। तो पांडिचेरी गवर्नमेंट का कैबिनेट एक रेजोल्यूशन पास करके सेंटर को भेजा, इस अभिमन्यु को पांडिचेरी से हटाना पड़ेगा। ये 1992 कॉमरेड मोनी बोस जनरल सेक्रेटरी बन गए। उनको बहुत गड़बड़ कर रहे थे ओपी गुप्ता ग्रुप। मेरा ट्रांसफर हो गया पौंडीचेरी से धर्मपुरी मतलब कॉमरेड गुंडन्ना जानते, कर्नाटक बॉर्डर में है। वहां एक छोटा जगह उत्तंगरई, वहां मेरा ट्रांसफर हो गया। पौंडीचेरी डिस्ट्रिक्ट यूनियन उस ट्रांसफर को कैंसिल करने के लिए बहुत लंबा लड़ाई लड़ रहा था, रिले, हंगर स्ट्राइक, धरना, ये वो सब। लेकिन हम तो कंबाइंड एनएफटी के अंदर काम कर रहे थे। तमिलनाडु सर्कल यूनियन सर्कल सेक्रेटरी ओपी गुप्ता का सपोर्टर थे। वो तो अपना हाथ को अंग्रेजी में कहते हैं वॉश हिज हैंड्स ऑफ, मतलब कुछ भी कर नहीं सकते, आप जाओ, ये बोल दिए। लेकिन कॉमरेड मोनी बोस इस केस को उठाया, मेरा रूल 37 ट्रांसफर। कॉमरेड मोनी बोस मुझे बताइए एक बार, कॉमरेड ओपी गुप्ता ने बोले मंत्री का कहने पर इस आदमी का ट्रांसफर हुआ, रूल 37 ट्रांसफर, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते। मंत्री का कहने पर। मंत्री कौन था? राजेश पायलट स्टेट मिनिस्टर, एक रंगैया नायडू डेप्यूटी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर रंगैया नायडू का कहने पर मेरा ट्रांसफर हुआ। बहुत ऊंचा जगह से ट्रांसफर ऑर्डर आया, लेकिन कॉमरेड मोनी बोस छोड़ा नहीं। अंत में मेरा ट्रांसफर को, रूल 37 ट्रांसफर को कैंसिल कराया।
ये कॉमरेड मोनी बोस, जो मैं तो उस वक्त एक रैंक एंड फाइल वर्कर था, लेकिन ट्रेड यूनियन का एक्टिविटी के वजह से हमारा एक ट्रेड यूनियन वर्कर को विक्टिमाइजेशन होता, तो मैं तो बड़ा लीडर नहीं था, इसके बावजूद भी इतना कोशिश किए, मेहनत करके वो ट्रांसफर को कैंसिल कराइए। मैं जब तक कॉमरेड मोनी बोस जिंदा रहे, हर बार कोलकाता आते समय उनका घर गए, मैं भी मेरा पिताजी के जैसा कॉमरेड मोनी बोस को सम्मान करता था, लेकिन आज कॉमरेड मोनी बोस हमारे बीच में नहीं, लेकिन जो मार्गदर्शन कॉमरेड केजी बोस से मैं मुलाकात नहीं किया, लेकिन जो कॉमरेड केजी बोस का विचारधारा है, कॉमरेड केजी बोस का डेथ के बाद कॉमरेड मोनी बोस आगे लेके गए, ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मजबूत किए। तो आज मैं इस संगठन का जनरल सेक्रेटरी के रूप में आपके सामने खड़ा। कभी कॉमरेड मोनी बोस, उनका सैक्रिफाइस, कॉमरेड सैक्रिफाइस रिमेंबर करना चाहिए। 1945 में सर्विस में एंटर किए, 1949 में डिसमिसल हो गया। डिसमिसल क्यों? हड़ताल में, आज हड़ताल में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक दिन का तनख्वाह काटेगा, वो कॉमरेड, लोग डरते, लोग रोते, एक दिन का तनख्वाह है, कोई हड़ताल में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उस पीरियड में हड़ताल में कॉमरेड मोनी बोस, कॉमरेड केजी बोस पार्टिसिपेट नहीं किए। यूनियन का यूपीटीडब्ल्यू, उस यूनियन का सुप्रीम काउंसिल मीटिंग चेन्नई में होने वाला था, इसलिए हड़ताल करने के बारे में बातचीत करके फैसला लेने के लिए, फिर से मैं कहता हूं, हड़ताल करने के लिए नहीं, हड़ताल करने के बारे में बातचीत करके फैसला लेने के लिए चेन्नई में यूपीटीडब्ल्यू का सुप्रीम काउंसिल मीटिंग होने वाला था। उस मीटिंग होने से पहले जो लीडर उस सुप्रीम काउंसिल मीटिंग में भाग लेने के लिए निकले, सबको अरेस्ट किया, सबको डिसमिस किया। कितना कठिन परिस्थिति थे। उस कठिन परिस्थिति के बीच में खुद का सर्विस, आप जरा कल्पना करके देख लीजिए, आज की तारीख में एक आदमी का डिसमिसल नहीं, सस्पेंशन हो गया तो हम सबको मरवा देगा, लीडर्स को मरवा देगा। लेकिन डिसमिसल होने के बाद, डिसमिसल हुआ 1945 में, उनका डेथ 2010 में, पूरा जिंदगी इस वर्किंग क्लास मूवमेंट के लिए अर्पणित किए। मैं फिर से एक बार कॉमरेड मोनी बोस को लाल सलाम पेश करके मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद कॉमरेड। थैंक यू कॉमरेड पी अभिमन्यु, जो विटनेस में हम मोनी बोस के ऊपर में बोले हैं, हम लोग को याद में हिस्ट्री भी कुछ आ गया।